अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क भर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दी के मुतादिद हमलों के बाद आज पेशावर में दहशतगर्दी का एक बड़ा और अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसमें बड़ी तादाद में आम शहरी शहीद हुए हैं। पेशावर में कूचा रिसालदार की शिया मसलक की मस्जिद में नमाज जुम्मा के दौरान खुदकुश हमले के नतीजे में 57 अफराद शहीद हो गए हैं और 198 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। ये गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान में होने वाला सबसे बड़ा खुदकुश धमाका है। इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि जुमे की नमाज के दौरान एक शख्स काले लिबास में मलबूस मस्जिद की तरफ बढ़ते हुए वहां तैनात 2 पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करता है, जिसके नतीजे में एक एहलकार शहीद और एक ज़ख्मी हो जाता है। और फिर हमलावर मस्जिद की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया, मस्जिद के हॉल में दाखिल हुआ और फिर चंद सेकंड्स बाद उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया, जिसमें मस्जिद में मौजूद नमाजियों की एक बड़ी तादाद मौके पर शहीद हो गई। धमाके के बाद दर्दनाक मनाजिर देखने में आए। लवाहिकीन अपने ख़ानदान के लोगों को ढूंढते नजर आए। वाक़े के बाद ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और फिर कई ज़ख्मी अस्पताल में भी दम तोड़ गए। जी न्यूज़ के नुमाइंदे रसूल दावड़ ने वाक़े के बाद इस मस्जिद का जायज़ा लिया जहाँ ये धमाका हुआ था, इसकी शिद्दत कितनी थी और नुकसान कितना हुआ। यानी शाहिद के मुताबिक काले लिबास में मलबूस खुदकुश हमलावर ने पहले सिक्योरिटी एहलकारों पर 5 से 6 फायर किए और फिर तेज़ी से मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और ख़ुद को मिंबर के सामने उड़ा दिया। कि खुदकुश हमलावर जो काले कपड़ों में मलबूस था, वो पहले आया, उसने सिक्योरिटी गार्ड को अपना टारगेट बनाया। उसने तकरीबन 5-6 फायर किए। उसके 5 सेकंड बाद ये काफ़ी स्पीड में अंदर हाल में दाखिल हुआ है और इसने मुंबर के सामने अपने आप को उड़ा लिया है। बस ये सूरत हाल है। और उसके बाद हाल में हर तरफ लाशें ही लाशें थी और ज़ख्मी थी। आज से 4 रोज़ पहले भी इस इलाके में एक घर में हैंड ग्रेनेड से हमला हुआ था, 10 बमों से। बाकायदा हमने मीडिया के थ्रू उनको कहा था कि इधर सिक्योरिटी बढ़ा दे, लेकिन सिक्योरिटी का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पे मेन गेट पे भी सिविलियन खड़े होते हैं जुमे के रोज़, और वो जो पहले सिक्योरिटी थी वो अब नहीं है। जबकि IG खैबर पख्तूनख्वा मौज़म अंसारी के मुताबिक धमाका खेज़ मवाद 5 से 6 किलो था और इंतहाई खौफनाक था। दहशतगर्द ने मस्जिद की तीसरी सफ़ में धमाका किया और दहशतगर्द ने काला लिबास शायद इसलिए पहना था कि मस्जिद में दाखिले में आसानी हो। ये धमाका जिस दहशतगर्द ग्रुप ने किया उसका अंदाज़ा है, मुजरिमों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, जबकि धमाके से मुताल्लिक कोई पेशगी इतला नहीं थी। अभी तक हमने चेक किया है, उसके हिसाब से दहशतगर्द जो है एक था जो हमारे दोनों कांस्टेबल थे उनको निशाना बनाया। एक हमारा कांस्टेबल जो है वहीं पे गिर के फौरी शहीद हो गया। दूसरा हमारा जवान जो है उसको भी गोली लगी। मस्जिद के अंदर ये घुस के जाके तकरीबन कोई तीसरी सफ में इसने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। हाथ में इसके एक पिस्टल था, जिससे इसने पहले शुरू में चंद फायर किए और उसके बाद फिर एक्सप्लोड कर दिया अपने आप को। 5-6 किलो करीब हाई एक्सप्लोसिव था जो कि उसने अपने कपड़ों के नीचे पहना हुआ था। इसने काले रंग की शलवार कमीज पहनी हुई थी ताकि शायद इसकी एंट्री में आसानी हो जाए, शक इस ऊपर ना हो सके। तीसरी सफ में जाके इसने अपने आप को एक्सप्लोड किया। हमें अंदाजा है ग्रुप का जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं तमाम को कैफर किरदार तक। इस किस्म का कोई थ्रेट फरवरी में मार्च में मुझे नहीं मिला, मगर उससे पीछे भी हम जाएंगे। हो सकता है कि पहले कोई थ्रेट आया हो इस तरह का। बस बात करने के लिए हमारे सीनियर साथी तो ज़कार सलीम साफ़ी साहब मौजूद हैं। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, हुकूमत अभी तहकीकात कर रही है, वज़ीर दाखिला ने इसको पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दिया है। आपके पास क्या इतलात हैं इस हवाले से? देखें शाहजेब, 2 तरह के अनासर हैं मगरबी बार्डर पे, एक TTP है और एक दाइश है। TTP का मोराल भी बूस्ट हुआ है, उनको अफ़गानिस्तान में पूरा अफ़गानिस्तान ठिकाने की सूरत में भी मिल गया है। हज़ारों की तादाद में नए लोग यहाँ से वहाँ मुंतकिल भी हो चुके हैं, लेकिन अभी अफ़गान तालिबान उनको रोक रहे हैं और वो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे उनको कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता उनको फ्री छोड़ा गया पाकिस्तान की तरफ, तो मैं समझता हूँ कि 2014 से भी वर्स्ट सिचुएशन आ सकती है। अलबत्ता TTP छोटी छोटी कार्रवाइयाँ कर रही है और कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता, ये मैं अपना व्हाट्सएप अगर अभी दिखा सकता आपको, तो रोज़ाना खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस के बंदों को TTP की तरफ से टारगेट किया जाता है। और TTP ने अब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों को, डिवीज़न्स को अपना सूबे बना के उनके लिए मुंतज़मीन का या उमरा का तकर्रुर भी कर लिया है। दूसरा एलिमेंट दाइश का है। अब दाइश अफ़गानिस्तान में बड़ी ताकत थी, लेकिन चूँकि अफ़गान तालिबान ख़ुद उसी तरह के लोग हैं, अफ़गान तालिबान उनसे बखूबी निमटे भी
और मसलन आज भी दाइश का एक अहम लीडर था जो गुआंतानामो बे में भी रहा था, मुस्लिम दोस्त, तो वो वहाँ सरेंडर हो गया है। तो अफ़गानिस्तान में दाइश के लिए अफ़गान तालिबान ने जगह बहुत कम छोड़ी है। तो दाइश की जितनी कार्रवाइयाँ होंगी मेरे ख़्याल में मुस्तक़बिल में वो पाकिस्तान के अंदर होंगी, और ये दाइश पाकिस्तान के लिए एक बड़ा थ्रेट है। और अभी तक उन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन लगता है कि आज जो कार्रवाई की है वो दाइश ने की है। तो दाइश भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है और टीटीपी भी है, लेकिन टीटीपी एक शक्ल में है और दाइश दूसरी शक्ल में है। और बदकिस्मती से हमारी हुकूमत के पास इस वक्त इन दोनों से मुतालिक कोई कम्प्रहेंसिव पॉलिसी नहीं है। मतलब और क्या ये बात दुरुस्त है कि खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ लोगों को अब भत्ते की पर्चियाँ भी दोबारा आना शुरू हो गई हैं? जी देखें, ये तो जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम हुई है तो उसके बाद शायद ही बनू याई ख़ान, पेशावर और स्वात वग़ैरह में कोई साहिब सरवत बंदा ऐसा बचा हो जिनको भत्ते की पर्चियाँ ना आ रही हो। सब तो फिर क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी ये पोजीशन रही कि अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और अफ़गान हुकूमत उसके साथ मिली हुई है। अब वहाँ पर तालिबान की हुकूमत है, अगर उसके बावजूद ये सब हो रहा है तो क्या तालिबान रोक नहीं सकते? उनमें सलाहियत नहीं है या रोक नहीं रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? नहीं, देखें, टीटीपी को तो अफ़गान तालिबान का एक फ्रेंचाइज़ है। और बदकिस्मती ये रही कि पिछले 14-15 सालों में हम जैसे चंद तालिब इल्म ये गुजारिश करते रहे कि टीटीपी और टीटीए अलग इकाइयाँ नहीं हैं। वो चीख के कह रहे थे कि हम अफ़गान तालिबान का हिस्सा है। उनके अमीरुल-मोमिनीन को अपना अमीरुल-मोमिनीन समझते थे, उनके अकाबिर एक थे, उनके अकायद एक थे, उनका लिटरेचर एक था, उनका तरीक़ा एक था। लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पे एक पट्टी पढ़ाई जा रही थी कि जी टीटीए और टीटीपी का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है और टीटीए अच्छी है और टीटीपी बुरी है। अब आज उन लोगों से कोई नहीं पूछ रहा। आज भी वो सीने थान के यहाँ पे बैठे हुए हैं और दिपाई तजियाकार बन के कौम को मज़ीद गुमराह कर रहे हैं। तो अब ज़ाहिर है कि अब टीटीपी को आपने जितना भी डील करना है तो उनको आप टीटीए के ज़रिए ही डील करेंगे, क्योंकि एक तो अब उनकी सरज़मीन पे है, दूसरा वो उन्हीं की बात सुनते हैं। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये हुआ कि शुरू में हमने टीटीए को सालिस बनाया और उनके साथ कमिटमेंट की गई। इधर ना पॉलिटिकल लीडरशिप को पीपल्स पार्टी, एएनपी, अपोजिशन वगैरह को एतमाद में लिया गया था और उनके साथ ये कमिटमेंट की गई कि 1 महीने के अंदर उनके 102 कैदियों को छोड़ा जाएगा, जिसमें मुस्लिम खान और हाजी उमर के लेवल के लोग भी थे जिनके मुकदमात अदालतों में हैं। इधर हुकूमत फिर टीएलपी के साथ मसरूफ़ हो गई। हुकूमत ने कमेटी बनानी थी, कमेटी तक नहीं बना सकी और वो महीना गुज़र गया। तो अब टीटीपी वाले भी कहते हैं और टीटीए वाले भी कहते हैं कि जी आप लोगों ने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की। टीटीपी ने तो उस दौरान अपनी जंगबंदी कर ली थी। अब उसके बाद जंगबंदी ख़त्म हो गई है और लेकिन उसके साथ साथ कुछ हमें लगता है कि इंगेजमेंट भी है, क्योंकि अभी रिसेंटली चंद टीटीपी के लोगों को रिहा भी किया गया। तो मरकज़ी सतह पे एक कोई कम्प्रहेंसिव पॉलिसी आज भी नहीं है और लोकल सतह पे सिक्योरिटी फोर्सेस के तरीके के ज़रिए मामले को हैंडल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अपोजिशन वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने जा रही है, अगले हफ्ते का ऐलान कर रही है और वज़ीर आज़म इत्तेहादियों को मना रहे हैं। ख़ाफ लीग के बाद अब इतलात है कि वज़ीर आज़म खुद कराची आएंगे और MQM के मरकज़ बहादुराबाद जाएंगे। इन खबरों में कितनी सदाकत है, वज़ीर आज़म का क्या एजेंडा है, क्या GDA से भी मिलेंगे, क्या इत्तेहादियों की डिमांड्स पूरी करेंगे, ये हम पूछेंगे वज़ीर आज़म से। आज मुलाकात करने वाले गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। क्या दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म 9 मार्च को कराची आएंगे और MQM की क़यादत से मिलने खुद बहादुराबाद जाएंगे? जी मुतवक्को है। मेरी अभी PM से अभी मुलाकात हुई और मैंने उनसे कंफर्मेशन ली है, तो उन्होंने
9 तारीख का मुझे टेंटेटिवली ओके किया है कि वो कराची भी आएंगे। कराची आके वो MQM से भी मुलाकात करेंगे और हमारे अलाइज जो GD हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे कैंब्रिया हाउस। नसफत साहब, आपके तो अपने ताल्लुकात MQM से बहुत अच्छे हैं, ऐसा क्या मामला हुआ कि आप नहीं मना पाए उन्हें और मनाने के लिए वजीर आजम को आना पड़ रहा है? नहीं, खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज नहीं है। MQM से बिल्कुल हमारे मामलात हैं, हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं और आगे भी मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें खलिश पैदा होगी है या होगी। MQM की हमेशा से प्राइम मिनिस्टर की भी ख्वाहिश थी कि वो अपने अलाइज के पास जाएं। अभी उन्होंने लाहौर में भी होकर आए चौधरी बरगद के पास, तो अब उसके बाद वो उनका कराची का जो दौरा है वो प्राइमरीली फोकस होगा अपने अलाइज से मिलने के लिए और फिर एहसास प्रोग्राम का कोई कफालत कार्ड का है वो लॉन्च उसकी वहाँ हैदराबाद में करने का प्रोग्राम है। सिंध में सेहत कार्ड के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और मुझे इसके लिए वज़ीर आज़म ने मैंडेट दिया है कि चाहे मुझे जिससे मुलाकात करनी हो, चीफ मिनिस्टर से हो या वो जरदारी साहब से मिलना हो, मैं मिलकर उनसे सिंध के सेहत कार्ड की बात करूँ, क्योंकि सिंध की आवाम के लिए सेहत कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर से सारे पाकिस्तान में सेहत कार्ड जो है लोग इंजॉय कर रहे हैं, लोगों को उसमें बहुत ज़्यादा उससे रिलीफ मिला है आवाम को, लेकिन सिंध की आवाम को नहीं मिला, जिसके लिए मैंने वज़ीर आज़म से बार बार मैंने बात की है। तो उन्होंने आज मुझे कहा है कि आप इसके लिए कोशिश करें, आप चीफ मिनिस्टर से बात करें, आप जरदारी साहब से बात करनी है उनसे बात करें, लेकिन आप सेहत कार्ड के हवाले से आप बात करें। मुझे बताइए MQM की डिमांड क्या है? वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि हमें वजारत नहीं चाहिए, जो एक वजारत है बेशक वो भी हमसे ले लें, तो फिर चाहती क्या है MQM? मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि MQM पाकिस्तान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान साहब के साथ बिल्कुल मजबूती से खड़ी हुई है। जीरो डिमांड उन्होंने कोई हमसे दी है कि कोई डिमांड उन्होंने नहीं दी कि उनको वजारत चाहिए या वो कुछ और चाहते हैं, ऐसी कोई चीज उन्होंने नहीं की। उनकी जो चीजें होती हैं, महंगाई पर उनकी अपनी रिजर्वेशन थी, उनको हमने उसके बारे में सारा एक्सप्लेन किया है। आई होप उनको समझ आ गई होगी कि ये देयर आर फ्यू थिंग्स जो बियॉन्ड कंट्रोल होती हैं, क्योंकि सारी दुनिया में इन्फ्लेशन है तो उसका इफेक्ट पाकिस्तान पे भी आ रहा है, बट हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमारा जो प्राइम मिनिस्टर का जो रिलीफ पैकेज था उसको बड़ा सराहा है, तो मैं नहीं समझता कि कोई रंजिश या दूरी MQM के साथ है। मगर वो इसके बावजूद आपकी हुकूमत पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। जब सवाल होता है कि आप हुकूमत के साथ हैं तो वो कहते हैं पाकिस्तान के साथ हैं। तहरीक अदम-ए-एतमाद के हवाले से भी क्लियर पोजीशन नहीं ले रहे हैं, तो आपने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे साथ हैं तो पोजीशन भी बड़ी कैटेगोरिकल लें? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि MQM के कैंप से भी कोई मुख्तलिफ किस्म की आवाजें मुख्तलिफ टाइम पे आती हैं, लेकिन ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि MQM की हमसे कोई दूरी हो। कई चीज़ों पे इख्तलाफ हो सकता है, विद इन पॉलिसी कोई फ्रेमवर्क इख्तलाफ हो सकता है, उसे हम दूर करने की कोशिश भी करते हैं और करते भी हैं, मिल बैठ के करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी दूरी या कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए वज़ीर आज़म आ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने वैसे प्रोग्राम बनाया हुआ था कराची आने का और अपने एलआई से मुलाकात करने का। कई मुलाकातें गवर्नर हाउस में हो चुकी हैं, लेकिन MQM की ख्वाहिश थी कि वो बादराबाद तशरीफ जरूर लाएं, उनकी मेहमान नवाजी करने की ख्वाहिश थी, तो उसे मद्देनजर रख के ही काम किया जाए। तो आज जब आप मिले वज़ीर आज़म से, कम से कम वो इस बात पर कॉन्फिडेंट है कि चौधरी बिरादरान को उन्होंने मिलकर मना लिया है, खतरा कोई नहीं है, या फिर घबरा रहे हैं वज़ीर आज़म? वज़ीर आज़म बहुत कॉन्फिडेंट है। अभी मेरी उनसे जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल वही बात उन्होंने की कि घबराना नहीं है आपने सबसे पहले, तो बहुत कॉन्फिडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो इनका मूव है नो कॉन्फिडेंस का, अगर ये करते हैं, मुझे आई हैव माय डाउट, सीरियस डाउट कि ये इस तरफ जाएंगे। ये कह के फंस गए, नंबर्स इनके पास है नहीं। अगर नंबर्स इन्होंने पूरे करने हैं, 172 का मैजिक नंबर है, अगर ये पूरा करना चाहते हैं, शौक पूरा करना चाहते हैं, जरूर करें। कल का करते आज करें, मैं तो कहता हूँ, ताकि ये एक बार चीज खत्म हो और वी मूव ऑन। ये इनके अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आप कॉमन एजेंडा देखते हैं बिटवीन PMLN एंड पीपल्स पार्टी, अलावा एक दूसरे की करप्शन बचाने के या कुछ और करने के क्या एजेंडा है? वो तो आप ऑडियो लीक्स आती हैं तो आप देखते हैं कि वो क्या उनके बारे में ख्यालात रखती हैं। मरियम और जो जरदारी साहब के बारे में बात की है, उसके बावजूद अगर ये साथ चलना चाहते हैं तो कोई बहुत ही ऐसा सेंसिटिव एजेंडा होगा जिसकी हमें खबर नहीं है। बाकी अपेरेंटली तो हमें ये नजर आता है कि एक दूसरे के केसेस, एक दूसरे की करप्शन और एक दूसरे की जो इस तरह की चीजें हैं जिससे इनको खतरात लाक होते हैं, जेल जाने का खतरा होता है या पकड़े जाने का खतरा होता है, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज है, बाकी तो कुछ भी नहीं। साहब, तो फिर इस वक्त जो इतनी मेहनत फिर वज़ीर आज़म को करनी पड़ रही है इत्तेहादियों से मिलकर, वो इसलिए है क्योंकि जब हुकूमत में लेके आए थे MQM को तब भी नहीं वज़ीर आज़म को बहादुराबाद जाना पड़ रहा था, अब जाना पड़ रहा है, तो क्या सब इसलिए है कि पहले ये सारे काम तहरीक इंसाफ के लिए, वज़ीर आज़म के लिए कोई और कर देता था,
अब वो नहीं कर रहा है तो सब कुछ खुद करना पड़ रहा है, इत्यादियों को भी खुद मैनेज करना पड़ रहा है। नहीं, आप ये जिस तरह इशारा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये शोर ज्यादा है और पॉलिटिकली चीजें पॉलिटिकली मैनेज होती हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की फौज वज़ीर आज़म के शाना बशाना खड़ी है और उसे होना चाहिए। हर इंस्टीट्यूशन को वज़ीर आज़म के साथ खड़ा होना चाहिए और हम इसके लिए मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म ने जो अपनी पॉलिसी हमेशा रखी इदारों को साथ लेके चलने की, वो एक बड़ी जबरदस्त और देरपा पॉलिसी है और वो इट कंटिन्यूज। तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना वहाँ से कोई इशारे आते हैं, ना वहाँ से कोई फोन आते हैं, ना फोन जाते हैं। ये तो इनकी तो कहानियां चलती रहती है ना सारी की जी। अगर कुछ इनके खिलाफ हो गया तो वो उसको फौज से पा दो, और अगर कोई इनके फेवर का हो गया तो ये अवामी मकबूलियत का अंदाजा था। तो ये तो पहले डिसाइड कर लें कि इन्होंने जाना किस तरफ है। और साहब, कराची की पॉलिटिक्स को समझते हुए, क्योंकि तहरीक इंसाफ उन कॉन्स्टिट्यूंसीज पे जीती है जहां पहले एमक्यूएम जीता करती थी, तो आप समझते हैं कि अगर अभी तहरीक अदम-ए-एतमाद के लिए आप उन्हें मना भी लें तब भी मुश्किल है कि वो आखिर तक आपके साथ रहे हैं, क्योंकि एमक्यूएम ने इन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसीज में, इन्हीं हल्कों में आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, इसलिए अपने आप को पोजीशन करना है कि वो आपके खिलाफ है, आपके साथ नहीं है, तो आपको छोड़ना पड़ेगा उन इलेक्शन से पहले। मालूम नहीं, जब वहाँ पहुंचेंगे तो वो देखेंगे कि उसको क्या होता है मामला। लेकिन ये कि एमक्यूएम के साथ मिलकर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है, एमक्यूएम के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है, इलेक्शन लड़ने के बाद दोबारा से कोई अलायंस बन सकता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं सियासत में, तो लेट्स सी क्या होता है। एज ऑफ नाउ आप पूरे एतमाद हैं और वज़ीर आज़म पूरे एतमाद हैं कि जीडीए हो, एमक्यूएम हो, काफ लीग हो, सब साथ ही खड़े रहेंगे आपके? मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ। मैं ये भी कॉन्फिडेंट हूँ कि जिस दिन ये मूव करेंगे उस दिन को लग पता जाएगा इनके अपने लोग पूरे नहीं आने असेंबली के अंदर। मैं आपसे गारंटी करता हूँ शाहजेब, इसका कर लें। इसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो हम बैठ के फिर दोबारा आपके प्रोग्राम पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। इस्लामाबाद में आखिर हो क्या रहा है? हुकूमत घबरा रही है या नहीं घबरा रही है? अपोजिशन का एतमाद दुरुस्त है या नहीं? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। ब्रेक से पहले हमारे प्रोग्राम में कंफर्म किया गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कि वज़ीर आज़म कराची आ रहे हैं, एमक्यूएम के हेड ऑफिस बहादुराबाद भी जाएंगे, जीडीए से भी मुलाकात करेंगे। क्या होने वाला है, क्योंकि अपोजिशन कह रही है कि अगले हफ्ते मुमकिन तौर पर तहरीक अदम-ए-एतमाद आ सकती है। हमारे साथ सीनियर साथी तज़कियाकार फ़ाज़ हुसैन साहब मौजूद हैं। फ़ाज़ हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया हमेशा में ज्वाइन करने के लिए। फ़ाज़ हुसैन साहब, घबराहट वाकई हुकूमत में है कि वज़ीर आज़म को खुद जाना पड़ा काफ लीग के पास, खुद आ रहे हैं, अब यहाँ पर जीडीए से भी मिलेंगे, कराची में एमक्यूएम के हेड ऑफिस जाएंगे। हालांकि जब एमक्यूएम ने ज्वाइन की थी हुकूमत, उस वक्त भी नहीं वज़ीर आज़म को जाना पड़ा था। कुछ ना कुछ मामला है या फिर ऐसे ही अपोजिशन ब्लफ कर रही है और हुकूमत परेशान हो रही है? शुक्रिया शाहजेब साहब, मेरे ख्याल में आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, कुछ ना कुछ तो मामला है और जो खबरें हमारे तक पहुंच रही हैं, जो ज़राए हमें बता रहे हैं, उससे लग तो ये रहा है कि अपोजिशन जो है वो इस वक्त नहायत ही एतमाद का मुजाहरा कर रही है और वो ये कह रहे हैं कि उनके पास जो नंबर्स हैं, जो 172 का जो मैजिक फिगर है वो उसको क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात जो शाहजेब साहब जो वो कर रहे हैं अपोजिशन वाले, और ये उनका दावा है, वो ये है कि ये जो 172 का नंबर वो क्रॉस कर रहे हैं वो हुकूमत के इत्तेहादियों के बगैर कर रहे हैं। यानी उनकी मंतक, उनका आर्ग्यूमेंट इस वक्त ये है कि उनकी पोजीशन इतनी मुस्तहकम है, इतनी अच्छी है कि अगर हुकूमत के इत्तेहादी जिनका जिक्र अभी आप कर रहे थे वो अगर अपोजिशन के पास आ जाते हैं तो वो उनका बोनस होगा। लेकिन अगर नहीं भी आते तो फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से, उनकी सफ़ों में से उनके पास इतने लोग आ चुके हैं जिनकी बुनियाद पे वो 172 का जो फिगर है उसको क्रॉस करने में कामयाब हो जाएंगे। ये आज की सूरत हाल है। कल को कोई मामला तब्दील भी हो सकते हैं। पाकिस्तान में की सियासत में इस तरह के मामला तो आए दिन होते ही रहते हैं। मतलब मगर फिर क्या वजह होगी कि इत्तेहादी वाज़ेह पोजीशन नहीं ले रहे हैं? अब चौधरी परवेज़ इलाही ने जो दावत थी शहबाज शरीफ साहब की वो भी नहीं कबूल की उनके पास जाने की खाने पे, मगर साथ में वो ये भी कैटेगोरिकली नहीं कह रहे कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, कह रहे हैं हंडिया पकड़ी है कुछ तो निकलेगा। एमक्यूएम कह रही है हमें कुछ नहीं चाहिए, और गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने भी हमें हमारे प्रोग्राम में कन्फर्म किया कि वो कुछ नहीं मांग रहे हैं, मगर साथ में वो भी हुकूमत पर भरपूर तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं वो किसी भी तरफ जा सकते हैं और इसका बाद में फैसला करेंगे, वो पाकिस्तान के साथ हैं। कैटेगोरिकल पोजीशन क्यों नहीं ले रहे इत्तेहादी? शाहजेब साहब, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि अभी तक तो मोशन भी फाइल नहीं हुआ और मुख्तलिफ जो इत्तेहादी हैं जिनसे मेरी ज़ाती तौर पर बात हुई है, उनका ये कहना है कि देखिए अभी तो सब कुछ हवा में है। यानी अभी तक तो अपोजिशन का ये दावा है
कि वो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं और उनके पास नंबर्स भी हैं, लेकिन जब वो मोशन फाइल होगा, जब उसमें वो तमाम तर दस्तखत होंगे और वो नेशनल असेंबली का सेशन जो है उसको रिक्विजिशन करेंगे, तो उसके बाद सूरत हाल कुछ ऐसी बनेगी कि ये मामला वाकई में कोई रियलिस्टिक हो रहा है। तो इस वक्त मुझे जो अंदाज़ा हो रहा है इन तमाम जो लोग हैं ज़राए उनसे बात करके, वो ये है कि जो इत्तेहादी हैं वो इसलिए नहीं फैसला कर पा रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मौका अभी वो आया नहीं है कि वो फैसला करें। वो इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे और देखेंगे कि जब मोशन फाइल हो जाता है उसके बाद की सूरत हाल क्या बनती है और उस वक्त की हवा क्या है, ये फैसला उसके बाद होगा। सब और ज़ाहिर अब तो खुद मौलाना फजल रहमान ने कह दिया, नून लीग की तरफ से भी आ गया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कह दिया कि इदारे इस वक्त न्यूट्रल लग रहे हैं, फ़ोन कॉल्स नहीं आ रही हैं। तो अगर यही मामला रहता है तो आपको लगता है कि जो इस वक्त ऑपोजिशन कह रही है कि 172 से ऊपर उनके पास तादाद मौजूद है, वो भी हो जाएगा और इत्तेहादी भी शायद इसीलिए नहीं फैसला कर पा रहे हैं कि कहीं कॉल ना आ जाए आखिर में? देखिए, मेरे ख्याल में ये जो आपने कहा वो बहुत हद तक मेरे ख्याल में सच के करीब है और वो इसलिए क्योंकि ये न्यूट्रलिटी का जो जिक्र हो रहा है ये हर तरफ से हमें सुनने को मिल रहा है। यानी ये सिर्फ मौलाना फजल रहमान ने नहीं कहा, अगर आप और दीगर लोगों से भी बात करें और ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करें तो तब भी एक असेसमेंट यही आ रही है अपोजिशन की तरफ से कि वाकई में न्यूट्रलिटी का मुजाहिरा हो रहा है और टेलीफोन कॉल्स वाकई में अभी तक नहीं गई हैं। अच्छा, अब बहुत सारे ऐसे लोग जो अपोजिशन के मुताबिक उनसे राब्ते में हैं, रूलिंग पार्टी की सफ़ों में से, उनका भी ये कहना है कि अभी तक तो उन पे कोई दबाव नहीं है, इसीलिए उनके राब्ते जो है वो अपोजिशन से बहाल हैं और शायद इसीलिए जो है वो डील्स हुई हैं जिनके बारे में अपोजिशन तज़किरा कर रही है। लेकिन अगेन इशू ये है कि अभी तक मोशन फाइल नहीं हुआ। मुझे ये लगता है, मेरी असेसमेंट है शाहजेब साहब, कि जिस दिन मोशन फाइल हो जाएगा उसके बाद सूरत हाल की कोई नई डायनामिक्स हैं जो उभर कर सामने आएंगी। वो ऑपोजिशन को फेवर भी कर सकती हैं और वो गवर्नमेंट को फेवर भी कर सकती हैं, क्योंकि उस वक्त मामलात जो हैं वो रियलिस्टिक हो जाएंगे और दोनों साइडों को कुछ ना कुछ हद तक अपने पत्ते दिखाने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया हसन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब अपोजिशन दावा कर रही है कि अगले हफ्ते मुमकिन तौर पर वो मोशन लेकर आएंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। लापता तालिब इल्म हफीज़ बलोच की बाजियाबी और इस्लामाबाद में बलोच तलबा की प्रोफाइलिंग के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा पर लाठीचार्ज और तशद्दुद के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें संगीन दफ़ा शामिल की गई हैं। मुकदमे में 200 तलबा के अलावा एहतजाज में शरीक एडवोकेट ईमान मज़ारी और इस एहतजाज को कवर करने वाले सहाफ़ी असद तूर को भी नामजद किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ दर्ज होने वाले इस FIR के खिलाफ आज एडवोकेट ईमान मज़ारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, जहाँ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पुलिस पर बरहमी का इजहार करते हुए केस की अगली समाअत तक कोई भी गिरफ्तारी करने से उसे रोक दिया है। आज की समाअत में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ उवैस यूसुफ़ज़ई के मुताबिक समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या FIR दर्ज हुई है, जिस पर ईमान मज़ारी के वकील ने आगाह किया कि हमारी मालूमात के मुताबिक FIR दर्ज करके सील कर दी गई है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि SSP साहिब, इस अदालत के दायरा इख्तियार में क्या हो रहा है? एहतजाज करने वाले बलोचिस्तान के तलबा की बात सुनी जानी चाहिए। तलबा के एहतजाज पर आप बगावत के मुकदमे दर्ज कर देते हैं। बगावत के मुकदमे तो उनके खिलाफ होने चाहिए जिन्होंने उनकी आवाज़ दबाई। SSP ऑपरेशंस ने अदालत में मौका इख्तियार किया कि तलबा के एहतजाज में पुलिस के 3 एहलकार जख्मी हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह अदालत ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसकी हुदूद में किसी की आवाज़ दबाई जाए, किसी की भी, बिलखुसूस बलोचिस्तान के तलबा की आवाज़ दबाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि तलबा की आवाज़ दबाना दर हकीकत बगावत है। समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पूछा कि कितने तलबा जख्मी हुए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्यों ना ये अदालत एक कमीशन तश्कील दे, यहाँ पर एक आइन है और अदालत तनकीदी आवाज़ें दबाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगी। आज की समाअत के मुतालिक जारी किए गए कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक FIR से मालूम होता है कि हुकाम ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए नौजवानों के पुरअमन मजमे को मुंतशिर किया, जिसका ताल्लुक बिलखुसूस बलूचिस्तान से था। अदालत ने लिखा कि नारे लगाना, चाहे वो कितने ही सख्त क्यों ना हो, उन्हें किसी भी सूरत जुर्म या मुजरिमाना साजिश करार नहीं दिया जा सकता। FIR में दर्ज दफात से बज़ाहिर लगता है कि इख्तिलाफ राय की हौसला शिकनी करने और रियासत के इक़दामात या अदम फ़ालियत से पैदा होने वाली शिकायत के इजहार की हौसला शिकनी करने की कोशिश की गई है।
आइन के तहत चलने वाले मुआशरे में ताकत का इस तरह का गलत इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त है। अदालत ने फैसले में मजीद लिखा कि यह महसूस किया गया है कि इख्तिलाफ राय की आवाज़ों को दबाना या रियासत उसके इदारों या अवामी इदारों के खिलाफ शिकायत उठाने की हौसला शिकनी करना बगावत है। इसके अलावा रियासत और अवामी इदारों की तरफ से नौजवानों, खासतौर पर बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों के इजहार राय के लिए हौसला अफजाई करनी चाहिए और एक साजगार माहौल पैदा करना चाहिए ताकि वो सियासी मुबाहिसों में बगैर किसी रोक टोक और किसी खौफ के हिस्सा ले सकें। फैसले में मज़ीद लिखा है कि रियासत और इदारे शहरियों को नुकसान से बचाने और उनकी खिदमत करने और उन्हें आइन के तहत फराहम करदा बुनियादी हुकूक के इस्तेमाल और उनसे इस्तेफादा करने के काबिल बनाने के लिए मौजूद हैं। ताकत के इस्तेमाल और ताकत के गलत इस्तेमाल के जरिए पुरअमन एहतजाज को दबाना या उसमें मुदाखलत करना इख्तियारात का गलत इस्तेमाल और उससे संगीन तजावुज़ करना है जो वफादारी के फ़राइज़ की खिलाफ वर्जी है, जो सरकारी ओहदेदारों पर शहरियों का कर्ज है। अदालत ने मजीद कहा कि FIR से बज़ाहिर ये मालूम होता है कि इख्तियारात का इस तरह से गलत इस्तेमाल का ये पहला केस नहीं है जो इस अदालत के सामने आया है। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से मखसूस क्लास को टारगेट करके इख्तिलाफ, तनकीद और सियासी बहस को बार बार दबाने की कोशिश करना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में नाकाबिले बर्दाश्त है। फैसले में मज़ीद लिखा है कि अदालत सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद और सेक्रेटरी इंसानी हुकूक को हिदायत करती है कि वो इस अदालत के सामने पेश हों और पुरअमन नौजवानों के खिलाफ पुलिस फोर्स के इस्तेमाल और फिर उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का जवाब दें। उनसे तवक्को की जाती है कि वो इस अदालत को मुतमईन करेंगे और आइन के तहत बुनियादी हुकूक की जमानत देंगे और अगर वो इस अदालत को मुतमईन करने में नाकाम होते हैं तो उनसे उम्मीद की जाती है कि वो उन अहलकारों की निशानदेही करेंगे जो इस पुरअमन मजमे के हुकूक की खिलाफ वर्जी करने के जिम्मेदार हैं और उनके एहतसाब को यकीनी बनाने का तरीक़ाकार वाज़ेह करेंगे। रियासती जिम्मेदारान की जानिब से तशद्दुद और बगावत की कार्रवाइयाँ नाकाबिले मुआफ़ी और नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अदालत ने अगली समाअत तक कोई भी गिरफ्तारी करने से रोकते हुए इस केस में अटॉर्नी जनरल से भी मामला तलब कर ली है। केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर तलबा और समाजी कारकुन कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के लापता तालिब इल्म हफीज़ बलोच की बाजियाबी और बलोच तलबा की प्रोफाइलिंग के खिलाफ गुज़िश्ता 4 रोज़ से एहतजाज कर रहे हैं। हफीज़ बलोच को 8 फरवरी को उनके आबाई गाँव खुजदार से लापता कर दिया गया था। उनकी बाजियाबी के लिए किए जाने वाले एहतजाज के पहले रोज़ ही मुजाहिरीन पर पुलिस ने तशद्दुद और लाठीचार्ज किया और उनके एहतजाजी कैंप्स भी जब्त कर लिए गए, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ ये खबरें सामने आई कि इस्लामाबाद पुलिस ने एहतजाज करने वाले तलबा सहाफ़ी असद तूर, एडवोकेट ईमान मज़ारी और रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ के खिलाफ बगावत की सील्ड FIR दर्ज कर ली है। लेकिन आज पुलिस ने एक एलामिया और अदालत में FIR की तफसीलात शेयर की। FIR में एडवोकेट ईमान मज़ारी, असद तूर, बलूच स्टूडेंट काउंसिल के 2 मेंबरान के अलावा 200 अफराद के खिलाफ पुलिस एहलकारों पर पथराव, हाथापाई करने, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने और नारे लगाने के खिलाफ 8 मुख्तलिफ दफ़ात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इन दफ़ात में दफ़ा 120B भी शामिल है। मुकदमे में नामजद सहाफ़ी असद तूर ने हमारे प्रोग्राम को मौक़िफ़ दिया कि वो इस एहतजाज को कवर करने के लिए गए थे। उनके खिलाफ एहतजाज के शुरुका को उकसाने और इस एहतजाज में बराह रास्त हिस्सा लेने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है। उनके खिलाफ दर्ज होने वाली FIR उन्हें हिरासां करने, उनकी आवाज़ को दबाने और दीगर सहाफ़ियों को इस एहतजाज की कवरेज से रोकने की कोशिश है। इसके अलावा इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने भी FIR की मजम्मत की है और अपने एलामिये में लिखा है कि एडवोकेट ईमान मज़ारी के खिलाफ FIR वापस ली जाए और पुलिस तशद्दुद में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने IG इस्लामाबाद को प्रोग्राम में आज भी शिरकत की दावत दी, लेकिन उन्होंने आज भी कोई जवाब नहीं दिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। 16 फरवरी को ड्रामाई अंदाज में इस्लामाबाद से गिरफ्तार होने वाले मोहसिन बेग को कराची में दायर मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में जमानत मिल गई है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल करोड़ो ने कहा कि अगर मुकदमे में बदनीयती साबित हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म देंगे। मुकदमा दर्ज करने वालों को जेल भी जाना पड़ सकता है। मोहसिन बेग की तरफ से मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त पर आज सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान पहले FIA ने तहरीरी जवाब अदालत में पेश कर दिया और फिर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि FIA की जानिब से मुझे आज ही दस्तावेज़ात मौसूल हुई हैं। FIA ने मोहसिन बेग की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात में गिरफ्तारी डाल दी है। मोहसिन बेग को कराची में दर्ज मुकदमे में भी बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जस्टिस इकबाल करोड़ो ने उनसे कहा कि हमने जो सवालात पूछे हैं उनका जवाब दें। क्या मुकदमे में मनी लॉन्ड्रिंग की दफ़ा शामिल थी? मोहसिन बेग कभी कराची नहीं आए तो मुकदमा कैसे दर्ज हो गया? हम ये नहीं कह रहे कि FIA ने गलत किया है, मगर जो नज़र आ रहा है उससे लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है। तो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने मौका इख्तियार किया कि मोहसिन बेग एक दूसरे मुकदमे में जेल में हैं। जस्टिस इकबाल कलोड़ो ने रिमार्क्स दिए कि जो हमारे सामने केस है हम उसको देख रहे हैं। अदालत को इस मामले पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या महज TV पर रिमार्क्स देने पर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा? मोअज़्ज़िज़ जज ने रिमार्क्स दिए कि अदालत में जवाब जमा कराने के बजाय मोहसिन बेग की न सिर्फ गिरफ्तारी डाल दी गई बल्कि अबूरी चालान भी जमा करा दिया गया है। मुल्क में कोई बादशाहत नहीं है कि जो चाहे कर सकते हैं। क्या कल को मोहसिन बेग के खिलाफ कोई पेशावर और गिलगित
पाकिस्तान में भी मुकदमा दर्ज कर देंगे। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और संगीन इल्जाम लगा दिए गए हैं। अदालत ने कहा कि फिलहाल जमानत मंजूर कर रहे हैं, जबकि पूरा केस सुनकर फैसला करेंगे। अभी मुकदमा खत्म नहीं कर रहे हैं। बदनीयती साबित हुई तो सिर्फ तफ्तीशी अफसर की मौतरी से काम नहीं चलेगा, जिम्मेदारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का हुक्म देंगे। मुकदमा दर्ज करने वालों को जेल भी जाना पड़ सकता है। अदालत ने अगली समाअत में अटॉर्नी जनरल को जाती हैसियत में तलब करते हुए मुलजिम मोहसिन बेग की जमानत मंजूर कर ली। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। खेलों की दुनिया से आज एक और बहुत बुरी खबर सामने आई है। क्रिकेट के मैदानों पर 15 साल तक राज करने वाला एक अजीम खिलाड़ी अचानक चल बसा है। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले लेजेंडरी लेग स्पिनर शेन वॉर्न 52 साल की उम्र में अचानक इंतकाल कर गए हैं। शेन वॉर्न थाईलैंड में अपने विला में मुर्दा हालत में पाए गए। उनकी मौत हरकत कल्ब बंद होने की वजह से हुई है। अपनी जादुई बॉलिंग से हरीफ बल्लेबाजों के होश उड़ाने वाले शेन वॉर्न ने 1992 से 2007 तक अपने शानदार बैनुल-अक़वामी करियर में 1000 से ज़ायद विकेटें हासिल की। वो 700 टेस्ट विकेटें लेने वाले पहले बॉलर थे। ऑस्ट्रेलियाई लेजेंड ने 145 टेस्ट मैचेस में 708 और 194 एक रोज़ा मैचेस में 293 विकेटें हासिल की थी। 4 जून 1993 को ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान में एशेज सीरीज़ के पहले टेस्ट के दूसरे दिन शेन वॉर्न ने इंग्लिश बैटर माइक गेटिंग को जिस बॉल पर आउट किया, उससे बॉल ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। क्रिकेट माहिरीन का ख्याल है कि शेन वॉर्न की इस एक डिलीवरी ने क्रिकेट की दुनिया को स्पिन बॉलिंग के नए तरीके से रोशनास कराया। शेन वॉर्न से मुतासिर होकर हालिया दौर के मुतादिद स्पिनर्स ने लेग स्पिन बॉलिंग को अपनाया, क्योंकि शेन वॉर्न ने स्पिन बॉलिंग को भी फास्ट बॉलिंग की तरह एक जारहाना अंदाज दिया था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।